हेलो एवरीवन, मैं नेहा मेरी तरफ से और बंधु परियों की तरफ से आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सबका ये साल बहुत अच्छा जाए, आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही क्रिएट हों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, पिछले साल कोई ना कोई बात या चीज़ ऐसी रह गई होगी जो आपको रिग्रेट रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें जो इस साल आपको अवॉइड करनी है ताकि ये रिग्रेट अगले साल तक ना जाए। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और हम आशा करते हैं ये साल हमारा फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल बीते। और इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली नेहा कि शुरुआत में ही अगर हम ये जान लें कि साल में क्या नहीं करना है तो काफ़ी रास्ते आसान हो जाते हैं। हम कई बार जब एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि लोग ये कहते हैं कि मार्केट में क्या करना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है। जी सर। तो अगर आपको ये पता है कि क्या नहीं करना है तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है और फिर आपको समझ में आ जाता है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं देखता हूँ 90% लोगों के साथ में यही है कि उनके पास में जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है उसमें वो लैग करते हैं हमेशा। कभी भी वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको गोल से कनेक्ट नहीं कर पाते और गोल से कनेक्ट ना करने की वजह से वो कहीं न कहीं उस इन्वेस्टमेंट का उतना मज़ा नहीं ले पाते हैं जो कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मज़ा आता है। बिकॉज़ हमें पता ही नहीं होता है कि इस जर्नी को कब शुरू करना है, कब वाइंड अप करना है, कितने से करना है, कितने पैसे से ख़त्म करना है, जी। कब से शुरू करना है, कितना टेन्योर है, क्या है, बहुत सारी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो अनस्पेसिफिक हो जाते हैं और उसको कहीं भी लेते हैं और कहीं भी बेच देते हैं। सर, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी मेरे साथ हुआ कि जी। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं अभी, वो अभी से ये डिसाइड नहीं कर, उनको लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है कि क्या डिसाइड करें, ये क्या बनेगा या क्या नहीं बनेगा। तो उन्हें आने वाले 10-15-20 सालों में क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, क्या इन्फ्लेशन लगेगा, इस चीज़ को वो अभी से कैलकुलेट ही नहीं करते हैं और वहाँ वो मिसलीड रहते हैं कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसे सर थोड़ा-सा आप बताएँगे, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ पेरेंट्स ये कन्फ्यूज़ है, मेरा बच्चा तो 5 साल का है, मुझे नहीं पता ये क्या बनेगा। तो वो कैसे वहाँ पे उसे कैलकुलेट करें कि जब वो 20 साल का होगा तो उन्हें कितनी मनी चाहिए उसके एजुकेशन के लिए? देखिए, अगर आप अभी से आप बच्चे से नहीं पूछ सकते, आप खुद नहीं सोच सकते कि बच्चे को क्या बनना है, तो एक जनरल असम्पशन पे आप चल सकते हैं। ऑन एन एवरेज आपकी जितनी भी स्टडीज़ हैं, अगर आप स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हो या फिर कोई भी हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो उसका एक बजट आप देख लो कि आज की डेट में एवरेज बजट क्या है। जैसे कि मैं एक बात कहता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए आपको 50 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर बनने के लिए हो सकता है 25 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, एक सीए बनने के लिए 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, एक पायलट बनने के लिए 70 लाख का रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से मैनी अदर थिंग्स जहाँ पे जितना भी रिक्वायरमेंट है आप उसको कंसोलिडेट करो, एक एवरेज लेके चलो कि मान लीजिए कि आपका जो एवरेज आया वो 40 लाख रुपए का आया, कि आज की डेट में करंट कॉस्ट है 40 लाख रुपए, ठीक है, और बच्चा आपका 5 साल का है और 15 साल बाद आपको रिक्वायरमेंट है उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे की, तो आप सिंपल सा 10% का इन्फ्लेशन रेट निकाल लीजिए। बिकॉज़ आज की डेट में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 10% है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 10% का इन्फ्लेशन रेट निकाल के 40 लाख का जो अमाउंट बनता है 15 साल बाद, वो आप कंसीडर कर लीजिए कि वो कॉर्पस हमें चाहिए अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए। अब उसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि अल्टीमेटली अगर मान लीजिए आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल बाद, ठीक है, और आपने 1.5 करोड़ इकट्ठा कर लिया, तो 50 लाख रुपए उस समय आपके लिए इतना मायने नहीं रखेगा, यू कैन मैनेज द थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 करोड़ के 2 करोड़ पूरे ही नहीं आपने इकट्ठा करना शुरू किया, आज से प्लानिंग नहीं किया, तो फिर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपकी बच्चे की एज तो बढ़ रही है, साथ-साथ आपकी भी एज बढ़ रही है। जी। अब आप जितना बूढ़े होते जाएँगे, उस समय आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को कम करेंगे, रिड्यूस करना चाहेंगे या फिर और बढ़ाना चाहेंगे? कम ही करिए। तो लायबिलिटीज़ को आपको कम करना है उम्र बढ़ते के साथ में, ना कि लायबिलिटीज़ को ओवरबर्डन करना है अपने ऊपर। जी तो इस तरीके से आप प्लान करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। ओके, ठीक है सर। ये तो आप जो बता रहे थे, जो अवॉइड करना है, उसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। जी। ये जस्ट आपने बोला कि गोल बेस, तो मेरे दिमाग में चीज़ आई कि पूछ लेना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। राइट। तो जो आपने बोला कि गोल बेस इन्वेस्टमेंट हमें रखनी चाहिए, तो इस तरीके से हम गोल डिसाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगला क्या है सर? दूसरा है
चेजिंग मार्केट ट्रेंड्स एक्चुअली में होता क्या है कि जो मैंने पिछले 3-4 सालों में देखा है, लोग मार्केट ट्रेंड्स को चेस करते हैं, बहुत बुरी तरह से चेस करते हैं और बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ में कि जब मार्केट वो चेस कर रहे होते हैं, पैसा जब मार्केट में बन रहा होता है तो वो इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते थे, लेकिन जब मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है उससे ज़्यादा उनको डेंट लग जाता है। बेसिकली कई सारे लोग ऐसे होते हैं जब मार्केट तेज चल रही थी तो उन्होंने लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए करे, लेकिन जब मार्केट गिरी तो वो 1.5 लाख से 75,000 पे आ गए या 50,000 पे ही आ गया। मतलब अल्टीमेटली उन्होंने पैसा गवा दिया मार्केट से। और एंड ऑफ द डे लोग ये सोचते हैं कि यार मार्केट ऐसी ही होती है और मार्केट इसी वजह से हम मार्केट में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मार्केट को चेस करना बंद कर देंगे और आप एक लॉजिकल अप्रोच के साथ चलेंगे कि मार्केट ने ठीक है इस साल 50% का रिटर्न जनरेट कर दिया, लेकिन ऐसा इन जनरल मार्केट में होता नहीं है जी। और कॉन्स्टेंटली मार्केट 15 से 18% का रिटर्न जनरेट करती है और उस थॉट प्रोसेस से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा आपके जो पोर्टफोलियो में डेंट लगता है मार्केट गिरते समय वो नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, ऑल्दो लगेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आपके जो ट्रेड्स होंगे वो एग्रेसिव नहीं होंगे इतने ज़्यादा। जी। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको मार्केट ट्रेंड्स को चेज नहीं करना है, अपने एक पैटर्न में चलना है अपने कि पैटर्न में आप जो चलना है। डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते सी रहिए। व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवरसेल्फ, Ourselves, ठीक है, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जी। हम बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी बनता है उस हिसाब से हम कंट्रोल करिए चीज़ों को। ओके सर। तो और अगला सर इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को नेग्लेक्ट करते हैं, वो नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन को अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो सीधी सी बात है आपका रिस्क बढ़ जाएगा या फिर आपको रिटर्न कम आएगा, दोनों ही चीज़ें। जी। अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन को नेग्लेक्ट किया और आप केवल और केवल डेट में ही लगे रहे तो आप रिटर्न ही जनरेट नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन बीट कर पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपका पैसा वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया और इक्विटी में आपने अपना 100% पैसा प्लॉट कर दिया तो क्या होगा कि जब भी मार्केट चलेगी तब आपका रिटर्न जनरेट होगा, जब मार्केट नहीं चलेगी तो आपका रिटर्न जनरेट नहीं होगा। तो ओवरऑल बैलेंस्ड अप्रोच से चलना है आपको, डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाना है। सर थोड़ा सा इसे और एलैबोरेट करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ इक्विटी और डेट ही है या और भी पूरा पोर्टफोलियो हो सकता है हमारा? सी देखिए डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, आपने बॉन्ड्स ले रखे हैं, आपने PMSAIF ले रखे हैं, इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनको हम डाइवर्सिफिकेशन में एक जगह पे सारे रख सकते हैं और फिर एनालाइज कर सकते हैं कि भाई मेरा इतना पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन कहाँ पे जाना चाहिए। अब जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन में ये भी चीज़ आप कर सकते हो कि भाई आपने ज़्यादातर अपने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें आपने फार्मा स्टॉक्स ले रखे हैं सपोज, ठीक है, या IT स्टॉक्स आपने ले रखे हैं, तो भाई अगर आप म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हो तो फिर आप फार्मा और IT में मत लो ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा प्लॉट कर रखा है, बिकॉज अगर हमने एक ही सेक्टर में या एक ही सेगमेंट में ज़्यादा पैसा प्लॉट कर रखा होगा तो वो चलेगा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और नहीं चलेगा तो हमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है सर। तो इसके अलावा और सर? इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है इग्नोरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हमेशा ही हम अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करते आए हैं, ये हमारी बचपन से आदत होती है और इन जनरल ये सबके स्वभाव में होता है कि कोई भी डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग भी डिसिप्लिन में रहे हैं वही आगे चल के सक्सेसफुल हुए हैं। ये मैं नहीं बताता, ये डेटा बताता है। आप चाहे किसी का नाम भी ले लीजिए, चाहे किसी क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, जो डिसिप्लिन में रहा है वही अच्छा क्रिकेटर बना है, या किसी सिंगर का नाम ले लीजिए, जिसने रेगुलर बेस पे रियाज किया है वही अच्छा सिंगर बना है। इसी तरीके से मार्केट भी डिसिप्लिन चाहती है। अगर आप मार्केट में अडिग होकर डिसिप्लिन में रह के कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग भी करेंगे तभी मार्केट आपको रिटर्न्स जनरेट करके देगा। हाँ, ये है कि 4-5 साल 7 साल में जब भी मार्केट आपको रिवॉर्ड करना चाहेगा तो एक्सेस रिवॉर्ड कर देगा, लेकिन वो डिसिप्लिन को तब भी ब्रेक नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आप जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको धीमे 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 करके इंक्रीज करनी है, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। जैसे कि जो एक
परफेक्शन वाला आदमी होता है, जैसे कि मान लीजिए आप विराट कोहली का ही नाम ले लेते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अच्छे रन्स बनाए, रन्स बना के क्या हुआ कि एक बार ऐसा मौका आया कि उनके बल्ले से रन ही नहीं बन रहे थे, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे और उन्होंने कहा नहीं, इसकी प्रैक्टिस मैं छोड़ूंगा नहीं और करता रहूँगा, और फिर उसके बाद में उनको रिजल्ट आना शुरू हुए, और जो रिजल्ट आना शुरू हुए उसके बाद में वो ऐसे रिजल्ट्स आए कि वो पिछले एक्सपीरियंस से या पिछले पास्ट परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा थे। तो इसी तरीके से मार्केट भी आपको रिवॉर्ड करेगा, बट द थिंग इज कि वो समय आने पे करता है। जी, चाहे अगर मार्केट के जो भी सिनेरियोज हैं, आप खुद के डिसीजंस पे स्टे रहिए। लोग क्या करते हैं सर, जनरली देखा जाता है जैसे ही थोड़ा सा भी प्रॉफिट आता है तो वो निकाल लेते हैं, या जरा सा भी लॉस आना शुरू होता है तो वहां घबरा जाते हैं कि कंटिन्यू करें या ना करें, या लॉस बुक कर लें। तो वो चीजें हमें अभी नहीं कई करनी कई चाहिए। लोगों को देखा है, जैसे कि मार्केट गिर रही थी, जी। तो मार्केट गिर रही थी तो उसमें एसआईपी विड्रॉ कर ली। भाई एसआईपी नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि मार्केट गिर रही है। ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट गिर रही है और उस समय एसआईपी में इन्वेस्ट करना तो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं, वही तो आपको ज्यादा फायदा देंगे। सिंपल सी बात है, आप 100 की चीज 120 में बेचोगे तो जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उतना ही तो बड़ा फायदा होने वाला है। अब आपको मार्केट कह रही है कि हम सस्ते में कोई चीज आपको दे रहे हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पे तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को निकालने की जरूरत थोड़ी ना है, या बंद करने की जरूरत थोड़ी ना है कि मार्केट गिर रही है इसलिए हम बंद कर रहे हैं, जब मार्केट ठीक हो जाएगी तब हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। जी सर, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, फिर आप कहाँ से रिटर्न जनरेट कर पाएंगे? तो इसीलिए डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जी, इसके अलावा सर नेक्स्ट पॉइंट। और हमेशा लोग फेल होते हैं अपना रिव्यू करने में और अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करने में। एक्चुअली में मैंने ऐसा देखा है कि जितने लोग पुराने होते चले जाते हैं इस मार्केट में, उनकी टेल उतनी ही लंबी होती चली जाती है, मतलब उनके बाद में नंबर ऑफ स्टॉक्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं कि ये आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है, इस तरीके से वो लोग लेते चले जाते हैं और उनकी टेल लंबी हो जाती है। टेल लंबी होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा पोर्शन पोर्टफोलियो का जो होता है वो उनको रिटर्न जनरेट नहीं करके दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो आइडल पड़ा होता है हमारे पोर्टफोलियो के साथ में। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आज तक आपने नहीं किया है उस काम को, तो आज से ज़रूर करना शुरू करें, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और एडजस्ट भी करें उसको। जी सर, ये बहुत कॉमन चीज़ है सर, मैंने बहुत देखा है कि लोगों के 10,000 के एसआईपी अगर वो चला रहे हैं तो वो 1,000 के 10 फंड ले लेते हैं सर। उनको लगता है कि कोई तो फंड परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है। इतना ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन, अगर स्मॉल कैप आप ले रहे हो तो 1 या 2 फंड मैक्सिमली शायद बहुत है मेरे ख्याल से सर। नहीं देखिए, इसमें तो ये तो चर्चा करने का विषय है। मैं इसमें ऐसा कहूँगा कि अगर मान लीजिए कि अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं 2 स्मॉल कैप में, तो उनको लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक्स मैच कर रहे हैं तो वो भी देखने वाली बात है। तो ये तो वैरी करता है, ये एक चर्चा का विषय, जैसे मैंने आपसे बोला। तो थिंग इज कि आपको रिव्यू करना है और एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए कि कोई स्टॉक आपका 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, ठीक है, या कोई फंड आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, तो एटलीस्ट उसको जाके देखो तो सही भाई उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर वो उसमें प्रॉब्लम है वाकई में, ठीक है, तो आप उसको बदल लो, और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो ये समझो कि हाँ भाई अभी चल सकता है कि नहीं चल सकता, इस साल ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सर लोग उल्टा करते हैं, लोगों को लगता है कि नीचे आ गया और एवरेज कर लो, प्राइस मैच हो जाएगा तो हम निकाल देंगे। कंपनी की परेशानी नहीं समझते हैं कि कंपनी में क्या दिक्कत चल रही है। हाँ, वो एक्चुअली में देखिए वही है ना कि वो अपनी प्रॉब्लम समझते हैं उसको, तो कहते हैं ठीक है हमने ऊपर में बाय कर लिया, वो गिर गया, वो इशू नहीं है। राइट। और देखो कई लोग होते हैं जो मैंने देखा है कि अब इन्वेस्टमेंट को ना अपना ईगो का इशू बना लेते हैं कि भाई अगर हमने कोई चीज 100 में ले रखी है तो हमारा डिसीजन कैसे गलत हो सकता है, इसलिए हम नहीं बेचेंगे उसे। जी, हम उसे चाहे वो खत्म हो जाए पैसा, लेकिन हम उसे बेचेंगे नहीं। जी सर। तो सर आपने जो भी पॉइंट्स बताए काफ़ी हेल्पफुल हैं, और हमें भी लगता है कि अगर आप ये अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ऐड करें, अपने फाइनेंशियल डिसीजन में ये सारी चीज़ें ऐड करें, और इनको जो पॉइंट्स सर ने बताए और उनको ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस को लें। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने इस तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।